जी, मैं हाँ हाँ बोलिए। एक और जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाह रहा हूँ। एक तो यह कि जी जी ये जो हर देश की मुद्रा के मूल्य में अंतर है। कभी जी। 1947 में बताते हैं कि मुझे प्रमाणिक तौर से बराबर तो था। नहीं ज्ञात। हाँ, बराबर हम्म। नहीं बल्कि कहा जाता था कि 1 रुपए में $2 आता था ऐसा। और आज नहीं जो नहीं है हाँ, ऐसा ऐसा कुछ तो कभी नहीं है, ये 1938 में बराबर थे। उसके पहले का कुछ खास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अच्छा 1938 ठीक। में 1 रुपया तो ये बराबर जो 1 डॉलर अंतर था। आता है, ठीक भैया, वो अंतर जो आता है, इसका क्या जी कारण है? एक चीज। दूसरा, अभी जो आपने विनिमय और मुद्रा के उसमें जो अंतर देखा, मुझे जो समझ आया, मैं एक लाइन में रख देता हूँ। जी जी विनिमय का एक उज्जवल पक्ष ये है, अच्छा पक्ष ये है कि हर जी व्यक्ति को, उसमें सम्मिलित हर व्यक्ति को या तो कोई उत्पादन करना होगा जी। सहभागितापूर्ण, जो दूसरे हम्म। के लिए और स्वयं उसके लिए उपयोगी हो, या तो फिर श्रम करना पड़ेगा। जी। लेकिन जो मुद्रा आधारित व्यवस्था है, वो एक हम्म। विकल्प देती है कि आप पूरे जीवन बिना एक उत्पादक कार्य किए या उत्पादक सेवा श्रम दिए जी। पूरे विलासितापूर्ण जीवन जी सकते हैं। हम्म, ये जी। विकल्प दे देती है मुद्रा। इसलिए विनिमय बिल्कुल में बिल्कुल। व्यवस्था जो है और मुद्रा में ये अंतर ध्यान करके चलना पड़ेगा। ठीक है भैया। हाँ हाँ, जी जी। तो जी, मैं पहले आपका इस आखिरी वाले का आंसर कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही है। अगर आप करेंसी वाला सिस्टम रखेंगे तो इससे बच नहीं सकते। करेंसी जिनके पास भी इकट्ठी होगी, उन्हें ये विकल्प मिल ही जाएगा कि बिना कोई श्रम किए, केवल करेंसी के फर्दर इन्वेस्टमेंट से वो पैसा अर्न कर सकते हैं। उनको कोई अपने तरफ से शारीरिक मानसिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो और ये करेंसी रखने से हो जाएगा, आप इससे बच नहीं सकते अगर आपने करेंसी सिस्टम रखा है तो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, आपने पूछा कि ये जो इंटरनेशनल करेंसी है इनका मूल्य कैसे तय होता है। 1970 तक इनका मूल्य होता था कि जो देश जितनी करेंसी जारी कर रही है उसके पीछे उन्होंने रिजर्व कितना रखा हुआ है। तो जनरली सरकारें रिजर्व सोने के रूप में रखती हैं, वो अभी भी रखती हैं, मगर 1970 में अमेरिका की तरफ से एक नियम चेंज हुआ और वो ये हुआ कि अब रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, रिजर्व के आधार पर आप करेंसी जारी नहीं करेंगे। तो वहां से थोड़ा ज्यादा फ्रीडम हुआ किन्हीं भी देश को कोई भी करेंसी जारी करने में, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने एक दूसरा इसका तरीका अपनाया इसकी एक्सचेंज का, कि भाई किस करेंसी की किस दूसरी करेंसी के मुकाबले क्या वैल्यू होगी, तो इन्होंने उसको भी एक वस्तु बना दिया। और उसकी मांग और आपूर्ति के आधार से, माने उसको फॉरेक्स में जोड़ दिया और उसकी मांग और आपूर्ति के आधार से उसका वैल्यू तय होने लगा। अब इन चीजों पर उसका असर तो होता है कि उस देश की जो आर्थिक कंडीशन है वो कितनी स्ट्रांग है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है कि इंपोर्ट ज्यादा करता है। ये ऐसे कई कारक हैं जिनसे किसी भी देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो वर्ल्ड लेवल पर स्थापित होती है। वर्ल्ड लेवल पर उसकी ताकत के द्वारा, उसकी मांग के द्वारा, माने उस करेंसी की मांग कितनी है। जैसे आप जाएंगे, जैसे अरब कंट्रीज हैं तो वहां की करेंसी अभी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महंगी है। 243 कुछ ऐसा 50 करके रुपए के बराबर है एक वहां की, शायद दिनार है क्या है। तो क्योंकि पूरी दुनिया तेल खरीदती है, तो तेल खरीदने के लिए अगर आपके पास दिनार है तो आप सीधा उनसे दिनार में खरीद सकते हैं। तो उनकी उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है उस इस एक वजह से, क्योंकि वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं तेल, और इंपोर्ट जो दूसरी चीजें करते हैं वो बहुत कम होती हैं। ये हो गया। तकड़ी जो करेंसी है वो है डॉलर में। बाद में यूरो ने भी करने की कोशिश की, एक एक यूरोपियन देशों ने आपस में मिलके और एक अपनी सम्मिलित करेंसी जारी की, ताकि वो इस डॉलर का जो एक मोनोपोली है इसको हटा सकें वगैरह वगैरह करके। पर फिर भी थोड़े हद तक वो कामयाब हुए, ज्यादा नहीं हुए। क्योंकि अमेरिका जो है एक एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में आप देखेंगे, सबसे ज्यादा जीडीपी उसी का है दुनिया में। अभी उसका 24-25 ट्रिलियन से भी ज्यादा उसकी जीडीपी है। और जो दूसरे नंबर पे जीडीपी आती है वो चाइना की है, वो 14-15 पे। माने पहले और दूसरे नंबर की जो जीडीपी में है लगभग डबल जैसा अंतर है। इतना इतना वो आगे है।
इतना वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इतनी बहुत सारी चीजों में उसकी मोनोपोली है, सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो ये आप देख सकते हैं कि उस वजह से उसकी जो करेंसी है वो उतनी स्ट्रेंथ रखती है। तो ये कुछ एक फैक्टर है। तो अब ये किस देश में कौन सा फैक्टर ज्यादा हावी हो जाता है, उस हिसाब से उस करेंसी का मूल्य स्थापित होता है। और आजकल तो शेयर मार्केट में होता है, जैसे आप फैक्ट्री के शेयर कम ज्यादा गिरते हैं मांग और आपूर्ति के आधार से, वैसे ही रुपया और डॉलर की मांग और आपूर्ति के आधार से वहां से तय होता है। आप जब जाएंगे बैंक में एक्सचेंज करने या किसी एक्सचेंजर के पास जाएंगे डॉलर को एक्सचेंज करने रुपए में या उसमें, तो वो वहां पे देखता है कि वहाँ शेयर मार्केट में इसकी क्या वैल्यू चल रही है, उस आधार से वो आपको एक्सचेंज करता है। तो अभी शेयर मार्केट के हिसाब से तय होता है। अब आपने क्या पीछे रखा है क्या नहीं रखा है उससे तय नहीं होता ये, अब ये स्टैंडर्ड चलता है सर। और इसमें कई फैक्टर होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों के पीछे कई फैक्टर होते हैं, उनकी अर्निंग कितनी दे रहे हैं, उनके ऊपर डेप्थ कितना है, ऐसे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जिससे उनके शेयर के दाम कम या ज्यादा होते हैं। तो वैसे ही किस देश की मुद्रा की मूल्य कम होता है या ज्यादा होता है, इन कई फैक्टर्स को देख के होता है। जी।